कैसे हो बेटा आप लोग। तो इस चैनल पे मेरा ये पहला सेशन है और आज हम लोग ना डीएनए की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 15-16 साल से मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और मुझे नीट के बच्चों को पढ़ाते हुए टाइम हो गया, पर मैं ये समझता हूँ कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत तो 9-10 से करी थी, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं ना, सेल वेल सब कुछ प्रॉपर बेसिक डिटेल से मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो आज उसी पे जानेंगे। और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप कॉन्सेप्ट समझते हो ना, लंबे समय तक याद रहता है। तो चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आपको समझाएंगे कि चीजें कैसे देखनी होती है। तो आज हम डीएनए की बात भी करेंगे। तो एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन को बहुत ध्यान से देखना, इसके नोट्स बनाने की कोशिश करना और उसको एक बार रिवाइज करना और फिर उसको एक बार आंख बंद करके मेमोराइज करना। बेस्ट तरीका ये होता है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, वो कितने समय तक याद रहती है, आंख बंद करके जब मेमोराइज करते हैं तो याद रहती है लंबे समय तक। वो करके देखना एक बार। तो स्टार्ट करेंगे। तो यार आज का क्या कहानी है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। कहीं ना कहीं सेल के बारे में आपको एक नया नजरिया दूंगा कि सेल को देखना कैसे है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए कैसे काम करता है, बिल्कुल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर क्या ये हमें एग्जाम में भी काम आ सकता है, जो करंट एग्जाम चल रहा है? हाँ आ सकता है। तो आपको एक अलग नजरिए से दिखाएंगे। ये लेक्चर एक्चुअल में क्या है, 10th और 11th के बीच का ब्रिज कह लो, या एक्चुअल में 10th को ज्यादा रिलेट करता हुआ है। तो आपको मजा आएगा समझने में इसको। ठीक है, चालू करते हैं। सर ये क्या है? भाई ये तो ह्यूमन है, ये बर्ड है, ये प्लांट है। क्या मैं इन सबको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकता हूं? लिविंग कौन होते हैं? जो जिंदा है, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, और कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट से रिस्पॉन्स करते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। तो ये सारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक चीज से बने होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल। तो हमने ऊपर ये बात लिखी है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। मान लो भैया ये तो सेल हो गया, ये क्या है? मेरे पास एक सेल है। तो सेल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां डीएनए होता है, जहां हमारा फोकस अब जाएगा वो है न्यूक्लियस। और उसके अलावा यहां जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप सबको आती होगी कि सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं और साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बात आपको पता है। अब मान लो मैं आपसे कहूं सेल क्या है, व्हाट इज सेल? सेल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बेटा? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट समझ में आता है? व्हाट इज कंपार्टमेंट? कंपार्टमेंट मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा चैम्बर जो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग है। लेकिन बचपन से आपको क्या डेफिनेशन पढ़ाई है सेल की? याद करो, बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो ना। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल का मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है बेटा? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी? लाइफ की। लाइफ की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कहते हैं हम सेल। सर इसका क्या मतलब हो? जैसे मान लो मेरे सामने कोई दीवार है, ठीक है। अब वो दीवार किसकी बनी है? ईंटों की। तो ईंट ने उसका स्ट्रक्चर भी बनाया है और ईंट की वजह से उसको एक फंक्शन भी मिल रहा है। ऐसे ही मेरे पास जितना भी एनिमल है, ये सब प्लांट है और जो भी चीजें हैं, ये सब किसका बना हुआ है? सेल का। और सेल से छोटी कोई यूनिट नहीं होती, जो मतलब जिसको हम लिविंग कहें। तो सेल जिंदा चीजों में या लिविंग में सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सेल क्या होती है बेटा? एक ऐसी यूनिट होती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो क्या मेरी दो बातें आपको क्लियर है? अपने दिमाग में सोचना, देखो कॉन्सेप्ट जोड़ना है हमने। क्या दो बातें क्लियर है? सबसे पहले, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने? यस और नो दिमाग में सोचो। सर बने हैं। क्या जो सेल होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है? सर ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सोचो जरा। तो ये वो यूनिट होती है जो बेसिकली हमारे पास, ये बेसिकली बेटा क्या यूनिट होती है कि जैसे मान लो ये सेल है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म का में स्ट्रक्चर का काम करेगा, मतलब वो मिलके वो ऑर्गेनिज्म बनाएगा और कोई ना कोई फंक्शन करेगा। ये डेफिनेशन मुझे लगता है आपको आती होती है। ठीक है सर। तो सर सेल के बारे में आपने बोला था कुछ नया ऐसा बना बताएं, बिल्कुल आ रहे हैं उस पर। तो आज मेरी तरफ से सेल को क्या जानो बेटा? सेल को जानो आप एक कंपार्टमेंट। सेल क्या होता है? एक कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट समझ में आता है? कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक चैम्बर होता है। चैम्बर देखो, चैम्बर का क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा अगली स्लाइड पे चलते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपको ये पता है कि लाइफ कहां इवॉल्व हुई थी? जीवन कहां आया था सबसे पहले? आप सोचना इस बात को। लाइफ सबसे पहले कहां आई थी? सर आप तो सेल बता रहे थे, फिर लाइफ पे आ गए। ठीक बेटा,
लाइफ सबसे पहले पानी में आई थी। तो पानी में लाइफ कैसे आई थी? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पानी है, हमारे पास यहां पर ये पानी है ना, ये पानी है। तो इस पानी में सबसे पहले मेरे पास एक सेल बना था। अब सेल का क्या मतलब था? सेल का क्या मतलब था? सेल एक तरह का चैम्बर था। चैम्बर समझ में आता है? एक ऐसा कंपार्टमेंट था जो कहीं ना कहीं बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ये देख रहे हो बाहर जो पानी है, अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रहा है। मतलब सेल एक तरह का चैम्बर था जो बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर क्या था? पानी था, और अंदर क्या था? पानी था। उसके अंदर कुछ रिएक्शन चलते थे, उसे साइटोप्लाज्म कहते थे। तो सेल एक तरह का चैम्बर है, सेल एक तरह का चैम्बर है जो बेसिकली क्या करता था? सेपरेट करता था किसको? आउटर एनवायरनमेंट को। आउटर एनवायरनमेंट को किससे? इनर एनवायरनमेंट से, है ना, अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता था आउटर एनवायरनमेंट को। इसको अपने क्या बोलते थे? सेल बोलते थे। क्या पहली बात समझ में आई? सेल किसे कहते थे? सेल का मतलब ये कंपार्टमेंट। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी और डिटेल देखते हैं। जैसे मान लो भैया मैंने ये सेल बना दिया, मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने क्या किया? इस तरीके से एक सेल बना दिया। ये मैंने कहा ये जो सेल है ना, इसके बाहर पानी है और अंदर भी पानी है। बाहर के पानी और अंदर के पानी को अलग करने के लिए मेरे पास जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होनी चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक चीज बताओ। अगर कोई चीज अंदर पानी है और इसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ इसमें रिएक्शन चल रहे हैं, अंदर पानी है और इसमें मेरे पास क्या चल रहे हैं? कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, है ना, उसमें कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो अंदर जो रिएक्शन चल रहे हैं, बाहर जो पानी है उससे सेपरेट करने के लिए ये जो चीज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इसको अपने क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? अपने मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, है ना। ये जो मेरे पास है इसको अपने क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये देखो, ये जो मैंने बना रखी है ना बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन। ये वाली देखो, ये वाली चीज जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, है ना। ये वाली जो है इसको मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास है, ध्यान सुनेंगे, ये मेम्ब्रेन कैसी चीज की बनी होनी चाहिए? मैं आपसे अगर पूछूं, क्या ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए, रिपेल होनी चाहिए? जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे एक चीज बताओ, पॉलिथीन देखी आपने? पॉलिथीन जो होती है, क्या पॉलिथीन की अगर मैं दीवार बना लूं तो इस साइड पानी हो अंदर पानी हो, तो वो पॉलिथीन एक तरीके से पानी को अलग कर सकती है। ऐसे ही सेल बना था। सेल जब बना था ना, तो सबसे पहले एक चैम्बर बना था, और उस चैम्बर की जो दीवार थी एक ऐसी चीज की बनी थी जो फैट होता है। फैट समझ में आता है? फैट पानी में तो नहीं घुलता, तो उसको हम, फैट का एक और नाम होता है लिपिड। तो वो जो मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी हुई थी? वो किसकी बनी हुई थी? वो बनी हुई थी लिपिड की। किसकी बनी हुई थी बेटा? लिपिड की बनी हुई थी। तो वो जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई थी? लिपिड की बनी हुई थी, जो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती थी। इस तरीके से सेल बना था। तो सबसे पहले आप समझो, पहली स्टेटमेंट फिर रिपीट करूंगा, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेरे में, आप में, घर के बाहर कोई प्लांट है, सब सेल के बने। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी स्टेटमेंट, सेल हर ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। पर सेल होता क्या है? सेल एक तरह का कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मतलब एक तरह का चैम्बर है। उस चैम्बर के अंदर क्या है बताओ? उस चैम्बर के अंदर क्या है? उस चैम्बर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं जो बाहर वाले पानी से अलग किए गए। मतलब सेल जब फर्स्ट टाइम बना ना, वो कहां बना? पानी में बना। तो पानी के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए एक दीवार थी, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। और वो किस केमिकल की बनी होती है? लिपिड की। जैसे मान लो ये मार्कर है भैया, ये मार्कर किसका बना है? प्लास्टिक का। ऐसे ही जो दीवार है वो किसकी बनी होगी? वो एक ऐसी चीज की बनी होगी जो पानी को रिपेल करे। रिपेल समझ में आता है? पानी को दूर फेंके, चाहे ना पानी उससे। जैसे आप मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या करता है? पानी को अट्रैक्ट तो करता ही नहीं है। ऐसे ही जो सेल की दीवार थी वो इस केमिकल की बनी थी, लिपिड की। और लिपिड क्या करता था? पानी को एक दूसरे, पानी को मतलब बाहर जो पानी था अंदर के पानी से अलग रहता था। अब जो ये अंदर का पानी है ना, इस अंदर के पानी में बेटा क्या है? सिर्फ पानी नहीं है, इसमें कुछ मिनरल्स भी हैं, है ना। इस पानी का नाम बदल के क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या था? सिर्फ पानी नहीं था, एक मीडियम था, एक ऐसी जगह थी जहां पर क्या हो रहा था?
सर केमिकल रिएक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्शन हो रहा था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सही है। और वो केमिकल रिएक्शन, उसके अलावा उसमें कुछ मिनरल्स डिसॉल्व थे, कुछ ही तरह के मिनरल्स, जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ मिनरल डिसॉल्व थे। इस जगह को हमने क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म बोल दिया। तो अच्छा सर, तो सेल कैसे बना? एक मेम्ब्रेन बन गई जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती थी। समझ आ गया? अंदर क्या चलते थे? केमिकल रिएक्शन चलते थे। सही है सर, ये बात समझ में आ रही? अंदर क्या चलते थे? केमिकल रिएक्शन चलते थे। अब सवाल ये उठता है, ये कितने टाइम में हुआ? ये सब काम कितने टाइम में हुआ? करोड़ों अरबों साल लग गए ये काम होने में। मतलब जब जीवन आया ना, तो ये काम होने में बहुत साल लग गए। अब क्या हुआ? नेचर ने कहा कि भाई जब मैं एक सेल बना रहा हूं और मुझे करोड़ों साल लग गए, तो जब मैं दोबारा सेल बनाऊंगा तो फिर उतने साल लग जाएंगे। तो नेचर ने क्या कहा? नेचर ने कहा कि भाई एक काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास कोई किताब है ना, मेरे पास मान लो ये बुक है। अब इस बुक में मान लो जेनेटिक्स की खूब सारी बातें लिखी हैं। अब मुझे बताओ, इस बातों को खोजने में 100 साल लग गए, तो क्या मैं हर बार वो बातें खोजूंगा? नहीं सर, मैंने बुक में लिख दी है, अगली बार जिसको वो बात बतानी है वो बुक दे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई हमने कोई डिस्कवरी करी, वो बातें कहां लिख दी? बुक में लिख दी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या सेल ने ऐसा कुछ किया? यस, किया। सेल ने क्या किया? सेल ने क्या किया बेटा? उसके कुछ टाइम के बाद मेरे पास जेनेटिक मटेरियल, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए इवॉल्व हो गया। अब डीएनए क्या होता है? इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो सेल ने 2 लाख करोड़ सालों में इवॉल्व करी, इतने ईयर्स में इवॉल्व करी। वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें प्रेजेंट थी? डीएनए में प्रेजेंट थी। सोचो जरा, इसका मतलब सेल कैसे बना होगा? सोचना, पानी में सेल बना होगा, उसकी दीवार ऐसी होगी जो पानी को रिपेल करती होगी, अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती होगी। उस पानी को हम क्या कह रहे हैं? मीडियम। उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सही है सर, और उसमें मिनरल डिसॉल्व है। इतनी बात क्लियर हो रही है? मतलब उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, और कुछ मिनरल उसके अंदर डिसॉल्व है। अब क्या है बेटा, ये इंफॉर्मेशन, ये सारे केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे, सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, क्या काम चलेगा, ये सब एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को बनने में बहुत ईयर्स लगे, तो उसको सेल ने क्या किया? डीएनए में स्टोर कर दिया। तो डीएनए क्या होता है बेटा? डीएनए क्या होता है? डीएनए स्टोर करता है, स्टोर करता है क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है, ऑल इंफॉर्मेशन किसके लिए? किसके लिए? फॉर सेल। सेल के लिए जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डीएनए के अंदर। तो डीएनए जो बना बेटा, डीएनए बना क्यों, ये समझो। इस डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को क्या करना है, सेल को क्या काम करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेल के अंदर होती है। काम होता कहां है? इस मीडियम में, साइटोप्लाज्म में। बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम किसका है? मेम्ब्रेन का। इस तरीके से सेल बना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सोचना, इस बात को आराम से सोचना। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं बस आपको यह समझा रहा हूं कि सेल बना कैसे, डीएनए है क्यों। क्योंकि डीएनए एक किताब है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? सेल को क्या करना है, सेल को कैसे बढ़ना है, सेल को क्या प्रोटीन बनानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट है? डीएनए में। डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे ईयर्स में आई है ना। वो कितने ईयर्स में इवॉल्व हुई है? लाखों साल में, इवॉल्व इन लैक्स ऑफ ईयर। तो इसका मतलब डीएनए जब आया उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन थी, प्रेजेंट है, जो सेल ने बहुत सारे ईयर्स में इवॉल्व करी है। अब नेचर ने कहा कि एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये सेल है, तो सेल क्या करता है? सेल क्या करता है? पहले बेटा डीएनए डबल करता है और फिर उसको डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर देता है 2 सेल में, डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात को भी जरा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बन गया एक सेल, ठीक है सर, इसके अंदर भैया ये डीएनए है। हाँ सर, ये बढ़िया लग रहा है, डीएनए है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस डीएनए में लाखों साल में इंफॉर्मेशन आई है। अगर मुझे इससे एक और सेल बनाना है तो क्या फिर लाखों साल लगाऊं? नहीं। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? उस सेल को, ध्यान सुनेंगे,
उस सेल के डीएनए की पहले कॉपी बनाऊंगा। ये जो सेल है ना, इस डीएनए में पहले क्या बनेगी, उस डीएनए की कॉपी बनेगी, मतलब दो डीएनए बन जाएंगे और ये दोनों डीएनए एक दूसरे की कॉपी होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आप सोच पा रहे हो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाखों सालों में जो इंफॉर्मेशन, जो इस किताब में, समझो इस किताब में 500 साल 200 साल की डिस्कवरी है। अब मुझे क्या हर बार डिस्कवरी करनी पड़ेगी? नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन से एक किताब और प्रिंट कर सकता हूं। तो ऐसी एक और किताब बनाई जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हमने बोला डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है जरा सोचो। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है मैंने डीएनए की कॉपी बना ली। और क्यों बनाई? क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करके, इसको मैं सेल को डिवाइड करके जब मैं दो सेल बनाऊंगा, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या बन जाएगा, जब मैंने ये दो सेल बना दिए तो डेफिनेटली एक डीएनए इस सेल में आ गया और एक डी सेल में। इसका मतलब इन दोनों सेल में, ध्यान सुनेंगे बेटा, इन दोनों सेल में इंफॉर्मेशन है। ये जो दोनों सेल है, बोथ सेल हैव इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। आपको यह समझ में आ गया कि पहला सेल कभी पानी में आया था। सेल क्या है? एक तरह का चैम्बर, कंपार्टमेंट, बक्सा है एक तरह का, जिसके अंदर काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और वो केमिकल रिएक्शन जिस पानी में होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम चाहिए, पर वो जहां होते हैं उस पानी को नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ बेटा, कौन से रिएक्शन कराने हैं, कब होगा कौन सा रिएक्शन, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसमें प्रेजेंट थी? डीएनए में। तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन बनने में लाखों साल लग गए। फिर क्या हुआ? फिर ये लगा कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को दोबारा बनाना है, फिर से लाखों साल थोड़ी लगाऊंगा। मैंने डीएनए की कॉपी बनाई। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चे? जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है कि सेल क्या करेगा, कौन सी प्रोटीन बनाएगा, कैसे काम करेगा। और जब हमें इस इंफॉर्मेशन को आगे पास करना है तो मैं क्या करता हूं, पहले डीएनए की कॉपी बनाता हूं, फिर दो सेल बनाता हूं। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन सेल्स में आगे जाती है। आज अगर आप अपने आप को देखोगे, आप ट्रिलियन ऑफ सेल्स, आप मतलब आप समझो आप अरबों खरबों सेल्स के बने हुए हो। आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन कैसे आई? हर एक सेल के पास एक पहले सेल बना था जिसको जाइगोट कहते हैं, उसी से वो सारी इंफॉर्मेशन आई। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? पहले सोच लो, यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ। अगर यहां तक आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन सेट हो गई है तो यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे की बात समझ सकते हैं। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई। क्या क्या बात पता चल गई? मैं उन बात को यहां समराइज कर रहा हूं। यहां समराइज कर दूं, इधर यहां पे। तो ऑल लिविंग किसके बने हैं? मेड अप ऑफ सेल। सही है सर। सारे लिविंग किसके बने हैं सर? सेल के बने हैं। ठीक है सर। सारे सेल में मेम्ब्रेन होती है। ऑल सेल हैव मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन क्या करती है बताओ? सोचो, सेपरेट करती है किसको? आउटर एनवायरनमेंट को इनर से। आउटर एनवायरनमेंट मतलब बाहर के एनवायरनमेंट को किससे? इनर से। इतनी बात में कोई दिक्कत है? बताना। तीसरा जो बहुत जरूरी है, जो आपको समझना है, तीसरी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड मीडियम है। क्या है? एक लिक्विड मीडियम है, जहां पर क्या हो रहा है बेटा? जहां पर ऑल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या इतनी बात और समझ में आ गई? सारे केमिकल रिएक्शंस कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है बच्चे? डीएनए क्या है? डीएनए एक धागा होता है। सही है सर। डीएनए क्या हो? एक धागा होता है। डीएनए क्या करता है बेटा? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, किसके लिए? फॉर फंक्शन ऑफ सेल। सेल कैसे काम करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। क्लियर है? वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है डीएनए में।
और डीएनए क्या करता है बेटा, कॉपी बनाता है। डीएनए की कॉपी बनती है, कॉपी बनती है ना, कॉपी फॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, व्हेन सेल डिवाइड, जब कोई भी कोशिका सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, ईच डीएनए, हर एक डीएनए पास हो जाता है डॉटर सेल में, पास ऑन टू डॉटर सेल, है ना। हर एक डीएनए डॉटर सेल में पास हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, पहले ये समझो, क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई आपके दिमाग में, पहले ये वाली बातें सोचो सर क्या पढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप में से कई बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया सुना, ये सब क्या है, ये है क्या, ये तो ऑर्गेनल है, ये क्यों चाहिए, थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये क्यों चाहिए, थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया देखो क्या है, अब तो आप समझ पा रहे हो। मैंने आपसे कहा कि देखो भाई ये हमारे पास एक सेल है, सही है सर, ये हमारे पास सेल है, ठीक है सर, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है सर। अब इस सेल के बाहर मेरे पास क्या है, सेल के बाहर मेरे पास ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है ना। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है, आपको बताया था मैंने, लिपिड की, ठीक है। ये जो है अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है सर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें डीएनए बना दिया, इसमें इस तरीके से डीएनए है, इस डीएनए में क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर है, सही है। अब मैंने आपको कहा कि चलो एक और टाइप का सेल बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। उस सेल में मैंने क्या किया, अच्छा यहां पर क्या चल रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं यहां पर, केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आरएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो यहां पर क्या चल रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, है ना, यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आप खुद से बताना, मान लो आप कभी 10th में हो, अभी कभी हॉस्टल में रहने का मौका मिलेगा 10th के बाद ही, तो आप कैसे रहोगे, सर एक रूम रहेगा उसी में एडजस्ट करके रह लेंगे, वहां पे मतलब पढ़ भी लेंगे, वहीं पे खा भी लेंगे, क्योंकि भाई उतना थोड़ी होगा, आप कोई 4 BHK 3 BHK फ्लैट थोड़ी खरीदोगे। तो जब शुरुआत में सेल आया तो ऐसा सेल आया, फिर नेचर ने कहा यार मजा नहीं आ रही है, थोड़ा सा और सेल बनाया जाए, मतलब सेल जैसे क्या किया जाए, जैसे आपके घर में क्या होता है, घरों में क्या होता है आप सोचो, घरों में चैम्बर बनते हैं, चैम्बर मतलब खाना खाने की जगह अलग है, सही है, सोने के लिए बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ऐसे चैम्बर बने होते हैं। वो चैम्बर क्या है, वो जगह है जहां पे कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी की जाती है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि रिएक्शंस को अलग अलग करने के लिए अलग अलग चैम्बर बन गए। ऐसे ये जो चैम्बर सेल के अंदर बने, इनका नाम रख दिया ऑर्गेनल। क्या नाम रख दिया, ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल कुछ नहीं होता, चैम्बर होते हैं। यहां जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म से अलग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह का चैम्बर है सेल के अंदर, और उसके अंदर जो हो रिएक्शन हो रहे हैं वो बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहे। फिर नेचर ने कहा अच्छा ये तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना डीएनए को भी अलग से एक चैम्बर में रख दिया जाए और वहां जो रिएक्शन हो वो किसी अलग से ही हो। तो उन्होंने उसको एक चैम्बर में रख दिया। अब उस चैम्बर का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल है, ब्रेन है सेल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए है। समझ आ रहा है? तो जो ऑर्गेनल होती है दे आर ऑल्सो चैम्बर, दे आर ऑल्सो चैम्बर। चैम्बर कहां पर? चैम्बर विद इन सेल। विद इन का मतलब होता है इनसाइड सेल। ये एक प्रकार के चैम्बर हैं किसके अंदर बेटा? इनसाइड सेल। इनसाइड सेल किसी कोशिका सेल के अंदर के चैम्बर है, उनको ऑर्गेनल कहते हैं। यहां जो रिएक्शंस हो रहे हैं, यहां जो रिएक्शंस हो रहे हैं और यहां जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जो नेचर ने पहला सेल इवॉल्व किया, नेचर ने जो पहला सेल इवॉल्व किया उसका डीएनए साइटोप्लाज्म में था, तो उसको बोला प्रो। प्रो का मतलब होता है पहला। कैरियोटिक, न्यूक्लियस से रिलेटेड बात करी, इसको बोला प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में चैम्बर बना दिए उसको बोला यूकैरियोटिक सेल। सोचो अब आप ध्यान से, तो यूकैरियोटिक सेल, हमारे बॉडी के सारे सेल यूकैरियोटिक है। ये बैक्टीरिया होता है जो प्रोकैरियोटिक है। ये जो प्रोकैरियोटिक है ये कौन होते हैं सर? ये बैक्टीरिया होते हैं। और यूकैरियोटिक कौन होते हैं? आपने बहुत नाम सुने हैं,
एनिमल सेल, प्लांट सेल और अमीबा सेल, ये सारे सेल यूकैरियोटिक होते हैं। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, यस, और मेरे पास कौन सा, आपने अमीबा वगैरह सुना है, ये सारे क्या होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास एक अलग चैम्बर होता है काम करने के लिए। क्या आपको दिमाग में बात जा रही है? सर अब डीएनए के काम पे आते हैं, तो क्या आपको सेल के बारे में ये बात समझ में आ गई? मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं, अपने दिमाग की इंद्रियों को जगाओ और एक्टिव करो। सबसे पहले सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने, पहली बात क्लियर है, पहली बात क्लियर है। अब मुझे बताना, एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट में उसमें बताना, कमेंट में मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following have nucleus? A, plant cell and animal cell, B, bacteria, C, amoeba, और D, both A and C। मुझे कमेंट में आंसर बताना इसका जरूर से। क्या आपको बात समझ में आ गई? और अगर इस क्वेश्चन को मैं और अलग तरीके से देखूं, न्यूक्लियस की जगह ये लिख दूं, ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, ऐसी ऑर्गेनल किसमें होगी? यूकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ ये वाली मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट में ये तो मेम्ब्रेन होती है। मैं जैसे मान लो, आप सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है तो जितनी भी ऑर्गेनल है, जैसे ये भी एक ऑर्गेनल है, इसकी मेम्ब्रेन भी तो लिपिड की बनाएंगे, क्योंकि अंदर भी तो पानी है, साइटोप्लाज्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेम्ब्रेन की बनी हुई ऑर्गेनल किसमें मिलेंगी, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? आप बताओ। एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें है हमारे पास? बताओ जल्दी से, एक बार सोचो। ठीक है बेटा, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें प्रेजेंट है? मतलब ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी सी अलग रहती है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना? क्लियर है? किसमें होती है ये बताना है आपने आंसर में, ठीक है? क्योंकि मैंने बेटा इतने बच्चों को पढ़ाया, हर सरकारी कॉलेज में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आप अपने आसपास ये बात पता कर पाओगे, ठीक है? चलिए आइए, अब इसका मतलब मेरे पास एक समरी आ गई। सेल किसका बना हुआ है मुझे बताओ, सेल किसका बना हुआ है मुझे बताओ, सेल किसका बना हुआ है मुझे बताओ। सेल इज मेड अप ऑफ, क्या सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है? यस, हर एक सेल में मेम्ब्रेन होती है, यस, और वो किसकी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड। लिपिड क्या होता है? ऑयल जैसी चीज होती है। तो वो क्या करता है बेटा? बाहर के पानी को अंदर के पानी से अलग रखता है। सेल में एक मीडियम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या सेल में ऑर्गेनल हो सकती है? हाँ, ऑर्गेनल होती है, ऑर्गेनल होती है, यस। क्या होती है हमारे पास? ऑर्गेनल्स हो सकती है। सेल में क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं? हाँ सर, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। और सभी प्रकार के सेल में मेरे पास डीएनए होता है। अब हम आते हैं डीएनए के काम पे। सभी प्रकार के सेल में डीएनए होता है। अब हम आते हैं डीएनए के काम पे। मतलब क्या है? अब हम डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए जो है बेटा, वो क्या करता है? प्रेजेंट होता है सभी सेल में, प्रेजेंट इन ऑल सेल। अच्छा, ऑल सेल। और बेसिकली, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने पढ़ा भी होगा शायद ये। मैंने कहा डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरिया के अंदर, साइटोप्लाज्म में है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक समझ में आता है, उसमें न्यूक्लियस में है। हमारी बॉडी में आरबीसी है, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो डीएनए कहां गया? डीएनए नहीं है। इसका मतलब डीएनए के बिना फिर सेल कैसे बना? एक्चुअल में क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी, आरबीसी में पहले डीएनए था, न्यूक्लियस था, पहले न्यूक्लियस था। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, और उसके अंदर डीएनए भी था, पहले न्यूक्लियस था। लेकिन आरबीसी को काम दिया है हमने क्या, कि तुझे भाई हेमोग्लोबिन रखना है, तुझे क्या करना है? बहुत सारा हेमोग्लोबिन रखना है। तो हेमोग्लोबिन रखने की वजह से हमने जगह खाली कर दी, उसको कोई ऑर्गेनल नहीं दी है, उसको फिर हमने सिर्फ क्या दे दिया है? हेमोग्लोबिन दे दिया। इसीलिए आरबीसी में पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था किसमें? आरबीसी में पहले था न्यूक्लियस, बाद में आरबीसी में नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि आरबीसी में था ही नहीं, था पहले, बाद में हट जाता है।
और उसके बाद वो 120 दिन तक जिंदा रहता है और काम करता है, और उसमें हमने जगह बना दी किसके लिए, हेमोग्लोबिन के लिए, जो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, आप देखो, डीएनए प्रेजेंट होता है सभी प्रकार के सेल में। डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, सभी प्रकार के सेल में प्रेजेंट होता है। अब हम जानते हैं बेटा डीएनए का फंक्शन। अब हम किसके बारे में जा रहे हैं बेटा, डीएनए के फंक्शन के बारे में जा रहे हैं, और मैं आपको ये टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, ये आपको काम भी आएगा। हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में, हम लोग बात करेंगे आरएनए के बारे में, हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। इन सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। डीएनए कैसे काम करता है उसको समझाने जा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगी एकदम से, ठीक है? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया? सेल को आप समझ सकते हो, सेल सर क्या होता है? सेल, हम सब सेल के बने हैं। सेल के बाहर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। सर उस मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ हो सकता है, हाँ सेल वॉल होती है प्लांट में, पर मेम्ब्रेन सब में होती है, यस और नो? अब सेल वॉल, जैसे मान लो ये बॉटल है, मेरी बात सुनना, ये बॉटल है, अब ये बॉटल प्लास्टिक की बनी है, ये मान लो मेम्ब्रेन है, तो अंदर का पानी बाहर के पानी से अलग रहेगा। लेकिन अगर ये सॉफ्ट है और मुझे किसी ऐसी जगह रखना है जहां पे मुझे इसको हार्ड बनाना है, तो बाहर एक लेयर, हार्ड लेयर, इसके बाहर लोहा लगा दो ऐसे, तो सेल वॉल एक हार्ड लेयर होती है, सपोर्ट देती है। मान लो ये इतना सॉफ्ट होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन अगर इसके बाहर एक हार्ड लेयर लगा दूं, जैसे वो सेल वॉल होती है प्लांट में, तो उससे इसकी शेप आ जाएगी। भाई शेप कैसे आती है? आज मैं सीधा खड़ा हूं, मेरी शेप कैसे है? बोन की वजह से। यस, मेरी बॉडी के अंदर वो बोन्स है। ऐसे बहुत सारे लोगों के बाहर कुछ होता है, सेल के बाहर कुछ होता है। तो मेम्ब्रेन सबके पास होती है, सेल वॉल सबके पास नहीं होती है ना, सेल वॉल सबके पास नहीं होती। अब देखो, हम लोग डीएनए की बात करेंगे, हम लोग आरएनए की बात करेंगे, हम लोग प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है? क्लियर है? नाउ व्हाट इज डीएनए एंड इट्स फंक्शन, इस पे बात करते हैं आगे टॉपिक पे। हम लोग डीएनए क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले डीएनए पे बात करते हैं। देखो डीएनए क्या है, सबसे पहले डीएनए जो होता है बेटा, एक धागे जैसी चीज है। कैसी है? सर थ्रेड लाइक है। और एक धागा है नहीं, दो धागे होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, किसी भी लिविंग सेल में दो धागे होते हैं, एक धागा ये रहा और एक धागा ये रहा। इस धागे को कहते हैं स्ट्रैंड। इस धागे को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रैंड बोलते हैं। देख, मैं अगर तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक चीज बता, मैं आपसे ये पूछूं ये क्या है, तो आप दो आंसर दोगे। सोचना मेरी बात को, आप दो आंसर दोगे। क्या? एक तो ये किस चीज का बना हुआ और ये क्या काम करता है। मेरी बात समझ, जैसे मैं कहूँ आपसे ये क्या है, ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर ये बॉटल है प्लास्टिक की। तो आपने दो बातें बताई ना, एक तो ये किस चीज की बनी है, इसके क्या है, कैसी शेप है, ये सब बताई। दूसरा, इससे क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे ही मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। अभी मैं क्या बता रहा हूं, डीएनए धागे जैसा है, उसके एक धागे को कहते हैं स्ट्रैंड। तो डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है इज डबल स्ट्रैंड। कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब दो धागे होते हैं। सही है? डीएनए में कितने धागे होते हैं? दो धागे होते हैं। अब मान लो कोई दो धागे हैं, ऐसे दो धागे हैं, उन दोनों धागों के बीच में अपना एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करके होता है, वो होता है। अब डीएनए क्या होता है, सुनना ध्यान से। डीएनए किसका बना है वो भी देखते हैं हम लोग, है ना? डीएनए का सबसे पहले समझ में आ गया, डबल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए कैसा? धागे जैसा डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है? अच्छा, डबल स्ट्रैंड होता है, उसके अलावा हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देख बेटा, मेरी बात सुन। जैसे मान ले मेरे पास ये एक रस्सी है, इस रस्सी को मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, समझ आ रहा है? ऐसे डीएनए सीधा नहीं होता, वो किसी एक्सिस पर, एक्सिस मतलब ये सीधा, ये मार्कर है, इसके चारों तरफ डीएनए ऐसे घूमा हुआ है। जब कोई चीज ऐसे घूमी हुई होती है उसको हेलिक्स बोल सकते हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और कैसा होता है? हेलिक्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, डीएनए हेलिक्स होता है ऐसा। देख बेटा, डीएनए कैसा होता है? डीएनए इस तरीके का हेलिक्स होता है, और दोनों धागे हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये धागा ऐसे घूमा हुआ है, तो दूसरा धागा भी उसके साथ ऐसे ही घूमा होता है। अब मान लो मैंने इस धागे को ऐसे सीधा बना दिया, ऐसे इस तरीके से सीधा बना दिया, खींच के सीधा बना दिया, तो डीएनए कैसा दिखेगा समझना। डीएनए जो है उस पे ये दो धागे हैं, इनको हमने स्ट्रैंड बोल दिया। अच्छा, जैसे मान लेते हैं, मान लो ये डीएनए, तो इनमें क्या होता है, इनमें हम एक वो डाल देते हैं, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे मैं कैसा हूं, ये पूंछ है, ये मुंह है, पूंछ है, मुंह है, तो डायरेक्शन दी है ना। ऐसे डीएनए पे डायरेक्शन दी जाती है। यहां पर 5 लिख के डैश लिखा जाता है, और इस वाले स्टैंड पर 3 लिखा जाता है। ऐसे यहां पर 5 लिखा जाता है और यहां पर 3।
तो यहां 5 के सामने 3 होता है और 3 के सामने 5 होता है। मतलब जैसे ये मुंह हो गया, पूंछ हो गया, ऐसे ही क्या होता है डीएनए में, एक एक एंड को 5 कहते हैं, दूसरे को 3 कहते हैं, ऐसे ही एक को 5 कहते हैं, ऐसे होता है। और डीएनए में क्या होता है बेटा, डीएनए में क्या होता है, इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं जिनसे वो बना हुआ होता है ना, इनको कहते हैं हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस, है ना, ये सब कहते हैं, समझो, है ना। जैसे मान लो कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एक होता है ए, ठीक है, ये मान लो टी है, सही है, और एक होता है सॉरी, ये मान लो जी है, सही है। तो हमारे सामने ए के सामने हमेशा टी होता है और जी के सामने हमेशा सी होता है, समझो। जैसे मान लो ये ए है, समझना ये ए है, तो 4 तरह के अल्फाबेट्स का डीएनए बना होता है। जैसे आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने वो देखा, मोती देखा, मोती देखा, सॉरी माला देखी, माला, माला किसकी बनती है, फूलों की बनती है। ऐसे ही डीएनए में कोई चीज रिपीट होती है, बार बार, बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, बार बार चीज रिपीट होती है। तो वो 4 चीजें रिपीट होती है, उन्हें नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। तुम्हारे को अभी उतना ध्यान नहीं करना, अभी तुम्हें ये समझना है डीएनए में क्या होता है, ए है, सही है, तो ए के सामने टी होता है और जी के सामने सी होता है। ऐसे ही ए के सामने क्या होगा बेटा, फिर से मेरे पास क्या होगा, टी होगा। और मान लो मेरे पास यहां जी है, तो इस जी के सामने सी होगा। अच्छा, मैंने यहां पर ये बना दिया, तो इसके सामने फिर ए बन जाएगा, ये देखो ये बना दिया ए, यस, है ना, ये बना दिया। अब इसके सामने मान लो ये चीज है, तो इसके सामने ये बना दिया, सॉरी ये बना दिया, ये देखो। अब इसके ये मैंने यहां बनाया, तो इसके सामने ये रेड वाला बना दिया। मैं क्या बता रहा हूं समझो, टोटल मेरे पास 4 अल्फाबेट्स होते हैं डीएनए में। जैसे ये ए है, तो ए के सामने यहां क्या आएगा भैया, टी आएगा, सही है। ये मान लो यहां पर क्या है, देखो ये क्या है, ये सी है, सही है। ये क्या है, देखो एक, मैं मेरी बात समझो, डीएनए किसका बना है सर, ये धागे हैं, इन धागों में 4 तरह के मोती होते हैं, मोती मान लो, उनको नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, 4 ही तरह के होते हैं। और नियम ये है कि इस धागे में अगर यहां ए है तो उसके सामने हमेशा टी वाला होगा। तो ए के सामने हमेशा टी है, जी के सामने सी है, ए के सामने टी है, तो मान लेते हैं ये क्या है, मेरे पास सी है, जी के सामने सी है ना, हाँ ये सी है, तो इसके सामने मेरे पास क्या होगा, ये जी होगा, इसके सामने मेरे पास क्या होगा, ये जी होगा, यस, ये चीज समझ में आ रही है। ऐसे ही मेरे पास ए के सामने ये आ जाएगा, टी आ गया, है ना, आप देख लो ए के सामने टी आ गया, यस। अब ये जी है, तो जी के सामने मेरे पास क्या आएगा, सी आएगा, ये देखो, ये मैं सी बना देता हूं यहां पे, ये सी बना दिया, ठीक है। और ये मेरे पास कहां गया, हाँ ये बना दिया इसके सामने ऐसे। तो आप समझो, जहां मेरे पास ए आएगा उसके सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा। तो टोटल 4 अल्फाबेट्स हैं, कौन से, ए टी जी सी। और इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ये डीएनए में होते हैं, ये किसके होते हैं, डीएनए में होते हैं, इनको कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस बोलते हैं। तो डीएनए सबसे पहले क्या याद करेंगे, डीएनए एक धागा है, कितने धागे हैं उसमें, 2, एक ये रहा एक ये रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड और हेलिक्स। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या होती हैं, सी के सामने जी होता है ना, सी के सामने जी होता है ऐसे, और ए के सामने टी होता है। टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स मतलब कितने मोती होते हैं, 4 ही तरह के होते हैं, ए टी जी सी। अच्छा, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस का क्या मतलब, जैसे मैं एक बात समझाता हूं, मुझे बताओ, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया वेलकम, तो वेलकम में भाई कितनी बार ई आ रखा है, एक से ज्यादा बार आ रखा है। अब इस वर्ड का एक मतलब निकलता है ना, ऐसे ही क्या होता है, इनका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस मतलब ए के बाद जी आया, जी के बाद ए आया, फिर सी आया, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है सीक्वेंस में होती है, मतलब किसके बाद ये क्या लगा है। तो जरा थोड़ा सा और फोकस करते हैं, ऐसे चलते हैं। डीएनए 2 धागे का बना है, सही है, डीएनए किसका बना है, 2 धागे का, इतनी बात समझ में आ रही है। डीएनए 2 धागे का बना है, उनको अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, डीएनए को स्ट्रैंड बोलते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है। उसको अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं। अब उन धागों में कुछ चीजें रिपीट होती हैं, मतलब जैसे मैं कहता हूं ये माला है, तो माला किसकी बनी है, मोतियों की। ऐसे ही उसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो मान लो रिपीट हो रहे हैं। कितने तरह के हैं, वो 4 तरह के डीएनए में होते हैं, ए टी जी सी, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। जो 4 टाइप के हैं बेटा, ये रिपीट हो रहे हैं डीएनए में। और इसमें नियम ये है कि ए जो होता है,
ए और टी के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं, देखो ए और टी के बीच में बॉन्ड बनता है ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तीन तीन बनते हैं पर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे को, इन दोनों को हम नाम देते हैं बेस पेयर। देखो इस सिंगल को क्या बोलोगे, बेस, इसके जोड़े को आप क्या बोलोगे, बेस पेयर। क्या बोलोगे, बेस पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो। क्या ये भी बेस पेयर, हां सर। तो बेस पेयर कैसे बनते हैं, ए जो होता है, ए पेयर करता है किसके साथ, पेयर विद टी, ये नियम है। और जी पेयर करता है किसके साथ, सी के साथ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ऐसे बनता है डीएनए। और डीएनए का सीक्वेंस फिक्स होता है। सीक्वेंस कैसे फिक्स है, डीएनए का जो सीक्वेंस है ना, जैसे मान लो मैं कहता हूं मेरे अंदर जो डीएनए है उसका एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, ए के बाद जी आएगा, फिर ए आएगा, सी आएगा, ए आएगा, जी आएगा। अगर ये सीक्वेंस बदलता है, मान लो इस जी की जगह कुछ और लगा दूं, टी लगा दूं, उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। सबसे पहले डीएनए में कितने धागे हैं, दो थ्रेड है। क्या वो दो थ्रेड सीधे सीधे हैं, नहीं, हेलिक्स की फॉर्म में है, हेलिक्स है। तो डीएनए क्या है, डबल धागों का हेलिक्स है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स है। इसका मतलब कितने स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है। यस और नो, दो स्ट्रैंड है, ठीक है। अब वो दोनों स्ट्रैंड जो हैं उनमें क्या है, उनमें क्या है, बोथ स्ट्रैंड में मेरे पास क्या प्रेजेंट है बताओ। बोथ स्ट्रैंड में मेरे पास ए है, टी है, जी है और सी है। समझ आया, ए है, टी है, जी है और सी है, ये दोनों स्ट्रैंड में ये चीजें प्रेजेंट हैं। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब क्या होता है बेटा, इसका मतलब, अच्छा दूसरा, हमारे पास क्या होगा कि ए के सामने हमेशा टी आएगा और जी के सामने सी आएगा, इसको कहते हैं बेस पेयर। तो डीएनए में क्या होता है, ये जो ए है, टी है, जी है, सी है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बेस पेयर, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बेस पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। यदि किसी डीएनए में, मेरी बात सुनो, यदि किसी डीएनए में ये ए आपके पास 3 है तो टी भी 3 होंगे, काउंट कर लो, जितना ए होगा उतना टी होगा, ऐसे डीएनए बनता है। और क्या होता है बेटा, इनका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस में ही इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस ऑफ ए टी जी सी, इसी में इंफॉर्मेशन स्टोर है। आप समझो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, ये जो किताब है, ये किताब आपके सामने है, इस किताब में जो लिखा हुआ है, मान लो एक रेसिपी लिखी हुई थी चाय बनाने की, तो ये किताब चाय बनाती नहीं, इसमें तो लिखा है कैसे बनानी है। ऐसे ही डीएनए खुद नहीं कर रहा है कुछ काम, उसमें लिखा है कैसे प्रोटीन बनानी है, उसमें वो काम करवाता है, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और वही इंफॉर्मेशन कॉपी करके दूसरे डीएनए में जाती है और फिर नए सेल में जाती है। और वो इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में है, इस सीक्वेंस की फॉर्म में, कौन किसके बाद, ए के बाद क्या है, इसमें है। अगर किसी कारण से ये इधर उधर हो जाए, मान लो टी की जगह कुछ हो जाए, तो इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो गई ना। मान लो ये किताब है, तो इस किताब में इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में लिखी, एक लैंग्वेज की फॉर्म में। ये किताब थोड़ी काम करेगी, ऐसे डीएनए खुद काम थोड़ी करता है। डीएनए में तो इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो काम नहीं करता, वो काम करवाता है। डीएनए किससे काम करवाता है, आरएनए से काम कराता है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। क्या आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। डीएनए खुद काम नहीं करता, डीएनए काम करवाता है। कैसे काम कराता है, डीएनए की, अब ये काम क्या है, प्रोटीन बनाना काम है। थोड़ा सा इसको आइडिया लेते हैं, आपको और मजा आएगा इसमें समझ। अभी आपको डीएनए समझ में आ गया। डीएनए एक धागा है, दो धागा है, उसमें कुछ चीजें रिपीट होती हैं जिनको हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। ए है, टी है, जी है, सी है, ये चीजें रिपीट होती हैं, ये चीजें रिपीट होती हैं, उससे डीएनए बना है। और नियम क्या है, ए के सामने हमेशा टी होगा, जी के सामने सी होगा, उनको कहते हैं बेस, बेस का जोड़ा, बेस पेयर, बेस पेयर। अब क्या है, डीएनए के दो धागे हैं, एक 5 से 3 की दिशा में और एक 3 से 5 की दिशा में। अब उस डीएनए खुद काम नहीं करता, उसमें तो इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। सीक्वेंस समझ में आता है, किसके बाद कौन आएगा। सीक्वेंस क्या होता है भाई, कौन किसके बाद आएगा। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा था वेलकम, तो उसमें एक सीक्वेंस है ना भाई, किसके बाद क्या लिखोगे तो वेलकम वर्ड लिखा जाएगा। ऐसे ही डीएनए में एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती है। सीक्वेंस मतलब क्या लिखा जाएगा। डीएनए खुद काम नहीं करता, डीएनए तो एक मेन किताब है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, डीएनए जो है
डीएनए खुद काम नहीं करता। जैसे कोई भी सेल है, देखो ध्यान से सुनो, मेरे पास ये कोई सेल है, ये एक सेल है। अब इस सेल में हमने कहा कि भाई ये डीएनए है, डीएनए जिसमें धागा है, डबल धागा, ऐसा डीएनए है, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब क्या किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन की, अब देखो समझो इस बात को, इस किताब में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मुझे सिर्फ इस पेज की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं, उस पेज की फोटोकॉपी करता हूं और फिर जाके उसको यूज करता हूं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात समझना, डीएनए मान लेते हैं, आप समझो इस बात को, डीएनए मान लेते हैं न्यूक्लियस में है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ये तो हमने पढ़ा भी है ना कि डीएनए कहां है, मान लो डीएनए न्यूक्लियस में है, ये डीएनए न्यूक्लियस में है। तो डीएनए एक किताब है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, डीएनए एक किताब है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो हम क्या करते हैं, डीएनए के एक हिस्से की फोटोकॉपी करते हैं और उससे बनता है एक सिंगल धागा जिसको हम कहते हैं आरएनए। तो आरएनए भी किसका बना होता है, उन्हीं नाइट्रोजिनस बेस का, पर उसमें क्या होता है, क्या खास बात होती है, ये आरएनए है। तो आरएनए क्या होता है, डीएनए के एक धागे की कॉपी होती है। ये जो आरएनए है ना, ये भी किसका बना है, नाइट्रोजिनस बेस का, पर इसमें यू होता है, टी नहीं होता। आरएनए क्या है, मान लो इतने बड़े डीएनए के किसी हिस्से की कॉपी है, जैसे डीएनए तो डबल धागा होता है ना बेटा, डबल धागा होता है। तो आरएनए क्या है, जैसे समझो, मैं आपको थोड़ा सा और बेटर वे में समझाता हूं इसको, देखो आपको मजा आएगी। देखो जैसे मान लो ये डीएनए है, तो डीएनए में कितने धागे हैं बताओ, डीएनए में कितने धागे हैं सर, 2 धागे हैं, अभी हेलिक्स नहीं बनाते ताकि आपको समझ में आए, ये 2 धागे हैं, ठीक है सर। तो ये वाले की डायरेक्शन 5 से 3 है और ये भी क्या है, 3 से 5 है, सही है सर। अब मैंने क्या करा, इस पे वो अल्फाबेट्स लिख दिए, मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, यहाँ जी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, टी लिख दिया, ए लिख दिया। ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, टी के सामने ए और ए के सामने टी। अब मैंने क्या आरएनए बनाया, सबसे पहले आरएनए एक सिंगल धागा होता है, ठीक है सर, उसमें भी डायरेक्शन ऐसी होती है 5 से 3। मैंने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन यहां थी सेम इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी कर दी। इसका मतलब इस डीएनए की फोटोकॉपी होती है, उसको हम प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, डीएनए की फोटोकॉपी होती है। वो फोटोकॉपी में जहां ए है तो यहां ए आ गया, यहां टी है बस यहां यू आ जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन सेम है, जहां टी होगा वहां यू आ जाएगा, सेम है। तो आरएनए में टी की जगह यू प्रेजेंट होता है, इन प्लेस ऑफ टी, इन प्लेस ऑफ टी हमारे पास यू होता है आरएनए में। और आरएनए फोटोकॉपी होती है, जैसे मान लो एक किताब है ना, ये डीएनए किताब है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, आरएनए को ना बाहर लाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने के लिए। आरएनए क्या है, प्रोटीन बनवाने की इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन मैंने आरएनए में ले आया। किस में ले आया, आरएनए में यहां ले आया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझो, ये किताब ना न्यूक्लियस में रखी है, अब इससे मुझे प्रोटीन बनवानी है, तो ये किताब न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं आती, सही है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर पेज में लिखी है, मुझे क्या है अभी सारे पेज की जरूरत नहीं है, मुझे 2 पेज की फोटोकॉपी करनी है, तो उतने ही पार्ट की मैंने, थोड़े से पार्ट की मैंने एक फोटो, डीएनए बहुत बड़ा होता है, उतने से पार्ट की एक फोटोकॉपी बना ली जिसको आरएनए कह दिया। अब आरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में, कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में। अब इस आरएनए की जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये जो ए है ना, यू जी सी, ए यू जी सी यू ए, ये जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कौन लग जाता है इस पे लग जाता है बेटा, इस पे लग जाता है मेरे पास कौन लग जाता है, इस पे राइबोसोम लग जाता है। ऐसे राइबोसोम नाम की चीज होती है, एक ऑर्गेनल लग जाती है इस पर ऐसे, इसको कहते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, किसकी इंफॉर्मेशन को, इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, और वो क्या बनाता है, वो एक चेन बनाता है अमीनो एसिड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ये चेन ऑफ अमीनो एसिड है। ये कौन बनवा रहा है, ये चेन ऑफ अमीनो एसिड कौन बनवा रहा है, आरएनए बनवा रहा है। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन। आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कभी, मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप में से कितने लोगों ने कभी ये बात सुनी है कि पुराने जमाने में जो विदेश से यात्री आते थे वो क्या करते थे, हमारी वाली बात को क्या करते थे, कॉपी कर लेते थे। ठीक है, कर ली, हमारी हिस्ट्री की बुक्स में जो लिखा है रिलीजन को, चीजों को, वो कॉपी कर लेते थे। तो डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बताओ, अगर आपको एक नंबर में कहीं कभी भी लिखने को आ जाए तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? कॉपी कर रहे हैं, कॉपिंग इंफॉर्मेशन, कॉपिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को, आरएनए बनाने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब उस कॉपी को हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लो वो आए, फिर उन्होंने पहले वो इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली, फिर अपनी भाषा में जाके बदल दी। अब राइबोसोम जो है वो अपनी भाषा बना रहा है, जिसको हम चेन ऑफ अमीनो एसिड, और उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए, इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए टू मेक प्रोटीन। उससे हम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। और कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कौन करेगा? ट्रांसलेटर चाहिए, वो कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि डीएनए में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 30,000 प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। इस किताब जो है ना, इस किताब में हर पेज पर इंफॉर्मेशन लगी है। तो पर आरएनए सिर्फ एक पेज का बन गया। तो ये मास्टर बुक, ये सेल, ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ी रहती है। जब भी जरूरत होती है, जो भी प्रोटीन बनानी है, उसका आरएनए बनता है सिर्फ। वो आरएनए बाहर आता है। उस आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कौन यूज करेगा? राइबोसोम यूज करेगा। वाई राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों है? क्यों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि वो अमीनो एसिड्स को जोड़ता है, चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाता है। ये चेन है बेटा अमीनो एसिड की। ये चेन ऑफ अमीनो एसिड कौन बना रहा है? राइबोसोम। कैसे बना रहा है? कैसे बना रहा है? इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए यूज करके। इसका मतलब डीएनए एक मेन कॉपी है, उसमें इंफॉर्मेशन है। उसकी फोटो कॉपी है आरएनए। क्या पूरी बुक की? नहीं, थोड़े से पार्ट की। उस आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए की फोटोकॉपी ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर आगे बना रहे हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है? इसकी और डिटेल हम पढ़ सकते हैं, आपको बता सकते हैं। अब आप मुझे बस कमेंट में ये बताना आपको कितना समझ आया। कोई डिटेल है जिसमें डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे। क्या आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन समझ में आया? और प्रोटीन क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उस सब पे बात कर सकते हैं। अभी इसको यहीं रोकेंगे। आप अपनी कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको, क्या समझ में आया, सब कुछ बताइए, है ना? क्योंकि बिल्कुल ओपन है बेटा, आपको समझ आना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। आज आपने सेल का एक नया नजरिया सीखा। सेल होता क्या है? हम डेफिनेशन तो पढ़ते हैं, पर मतलब क्या है? जब तक आप साइंस को एज अ लॉजिकल तरीके से नहीं पढ़ोगे, साइंस नहीं आती है किसी भी लोगों को। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, लॉजिकल पढ़ने के लिए किसी भी बोर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लॉजिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, सब लॉजिकल है। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन। बाय।